बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई, जबकि दूसरी स्टोरी आज हमारी होगी तहरीक इंसाफ जो कि यू टर्न के हवाले से मशहूर है, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात के हवाले से यू टर्न ले लिया। मुज़ाकरात हुकूमत के साथ जो उनके जारी थे वो ख़त्म कर दिए। तीसरी स्टोरी आज जो हमारी होगी वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनस की मुलाकात, जबकि वज़ीर आज़म का शुमाल मगरबी तुर्किया में आतिश ज़दगी के अलमनाक वाक़े पर तुर्क सदर से इजहार ताज़ियत। और आखिरी स्टोरी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बलोचिस्तान के तलबा की मुलाकात। लैपटॉप भी जो है वो बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स को दिए। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने कौमी असम्बली किरण डार साहिबा। सलमान गनी साहब, हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोग्राम। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से। उस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ा वाज़िया किया कि मीडिया और हुकूमत का एक बड़ा बेहतरीन जो है वो ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये पीबीए के चेयरमैन मियाँ आमिर महमूद साहब की क़यादत में ये वफ़द उन्हें मिला है और एक तरफ उन्होंने मीडिया के रोल को सराहा है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम तामीरी तनकीद का खैर मकदूम करेंगे और उन्होंने मीडिया को रियासत का चौथा सतून करार दिया। मकसद ये कि वो मीडिया की अहमियत और हैसियत को तस्लीम करते हैं और कोई भी जमहूरी हुकूमत या जमहूरी माशरे में मीडिया का जो पॉजिटिव रोल होता है वो माशरे के अंदर एक पॉजिटिव जो सरगर्मी का बायस बनता है। देखें, उन्होंने इस मीटिंग में जहाँ पर उन्होंने मीडिया के रोल की बात की है वहाँ उन्होंने अपनी हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से मीडिया मालकान को एतमाद में लिया और बताया है कि जी पाकिस्तान के अंदर मुआशी शोबे में इस्लाहात, इक़दामात, मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारी का अमल और बैरूनी महाज पे जो पाकिस्तान को मिलने वाली अचीवमेंट्स हैं उसका जिक्र किया है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक अच्छी रवायत कायम किया है कि वो हमारे मीडिया के हर तबके के लोगों से रब्ता रखते हैं। आप भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं और वो जो जिस तरह के मुलाकात ये बड़ी क्वेश्चंस किए जाएं तो वो बीट रिपोर्टर्स तक से मुलाकात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये हमेशा अच्छे नताइज का बायस बनती है और कम्युनिकेशन गैप आता है तो फिर ये अच्छा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव है कि उन्होंने पीबीए के ज़िम्मेदारान को, अहदेदारान को हुकूमती पॉलिसी, माशी शोबे में की जाने वाले इक़दाम और दीगर पॉलिसीज़ के हवाले से एतमाद में लिया है। तो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छी है, पाकिस्तान में जारी जमहूरी अमल के हवाले से भी अच्छी है। और बात यह कि इस तरह की मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि पीबीए के लोगों से ही मुलाकात है, वो मुआशरे के तमाम तबकात से बात करते हैं। और एक बात मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ सर कि आप उनकी तमाम एक्टिविटीज़ देख लें। ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी सियासी मीटिंग्स नहीं ज़्यादा होती या वो सियासी महाज पे सरगर्म नज़र नहीं आते। दरअसल वो मुआशी चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है उनकी 80% मीटिंग्स जो हैं वो मुआशी शोबे के हवाले से होती हैं, मुआशी इस्लाहात के हवाले से होती हैं। और ये उनकी तगोदो का समर है कि पाकिस्तान खतरनाक जोन से निकला है और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ता है। सर आप ऐड कर लें क्योंकि एक्टिव हैं, काफ़ी मुतहरिक हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। तो पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब में भी उन्होंने शिरकत की, जर्मन ज़बान में गुफ्तगू भी की। देखें, वो 7-8 ज़ुबानें जानते हैं। आपने वर्ल्ड बैंक के कंट्री मैनेजर देखें, उन्होंने बात की होगी तो पाकिस्तान की मईशत की होगी, पाकिस्तान के अंदर मईशत की अमल की हो। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा कायम कर दी है कि अब पाकिस्तान की मईशत जो पटड़ी पे चढ़ी है उसे उतारना बहुत मुश्किल होगा। और मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि अब पाकिस्तान में कोई शख्स ये कहता नहीं नज़र आएगा आपको कि पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि मईशत को ख़तरनाक जोन से निकाला है, फिर आप देखें कि IMF ने आपको एक बड़ा प्रोग्राम दिया है और उस प्रोग्राम के बाद देख लें कि अबू धाबी, सऊदी अरब, चाइना, मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करते नजर आते हैं। लेकिन आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा
कि माशी इस्लाहात और इक़दामात के साथ पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सियासी इस्तेहकाम कायम करके पाकिस्तान को हकीकी तौर पर माशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँचाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक जी। मियां सैफुर रहमान साहब, कैसे देख रहे हैं आज प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत थी, क्योंकि नायब सदर मार्टिन जो है उनका ताल्लुक जर्मनी से है, उनके एजाज में फिर उन्होंने जर्मन जबान में गुफ्तगू की, वो माशाल्लाह मईशत के हवाले से ही बात की। उनको जुबानों के काफी अबूर है उसमें और बड़ी महारत भी रखते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस है। देखें ना, वो अपने टाइम मैनेजमेंट के माशाल्लाह बड़े माहिर हैं। अभी वैसे मैं मुख्तसर बात वो भी करूंगा, जैसे कायद ने फरमाया था कि मीडिया एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर जी, और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इसके बड़े मुतक़िद हैं, इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी गवर्नमेंटल मीटिंग्स में सलमान साहब भी होते थे और मैं भी मौजूद होता था। यानी वो इतनी शफाफियत रखते थे कि हालांकि मीडिया के बारे में लोग ज़्यादा खाइफ होते हैं कि हमारी गवर्नमेंटल मीटिंग्स में ना आए लोग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और फैसले कर रहे होते थे, वो कहते थे आगे देखें आप खुद के हमारा क्या मनसूबाबंदी है। अच्छा, बहरहाल अब ये जो बात है, ये पाकिस्तान पहला मुल्क है, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है इस मुल्क के लिए, कि जो इस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में जिसका इंतखाब हुआ है। और यकीनन जो गुडविल हमने डेवलप किया गुज़िश्ता ये कुछ साल 2 साल के अरसे में, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। ये जो कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम मिला, तो आपको इस फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब की इब्तदा में उसमें एरियाज भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जिसमें आपका हेल्थ भी है, आपका ट्रांसपोर्ट भी है, आपका एजुकेशन भी है, और बहुत से जो इंपॉर्टेंट पिवटल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, इनको भी आइडेंटिफाई किया गया। और ये $20 अरब सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद एक और $20 अरब का भी है, यानी टोटल $40 अरब का पैकेज है। तो ये आपकी जो इकोनॉमिक आपके जो स्टेप्स हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट है, मैं समझता हूं वर्ल्ड बैंक की तरफ। बिल्कुल ठीक। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने कौमी असेंबली किरण डार ने। किरण डार साहिबा, सबसे प्रिय वक्त देने के लिए। आप इस्लामाबाद में आज कौमी असेंबली के इजलास में भी थी। इस्लामाबाद में पीटीआई की एक आदत सी है कि जो है वो जो चीज़ करती है उस पर यू टर्न लेना उनके लिए लगता है लाजिम और मलजूम है, क्योंकि उनके लीडर कहते थे यू टर्न लेना भी कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक तरफ तो मुज़ाकरात का बड़ा संजीदगी से अमल जारी था, लेकिन आज फिर जो है वो पीटीआई ने मुज़ाकरात से यू टर्न ले लिया, मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया उमर कि आप हमेशा मुझे अपने प्रोग्राम में लेते हैं। आपने खुद ही सवाल कर दिया उमर, और सवाल में खुद ही जवाब दे दिया। एक पार्टी जिसका वतीरा ही रहा कि उसको हर अपने फैसले के बाद यू टर्न लेना पड़ा, और आज भी उन्होंने वही करके दिखाया। यानी अगर मैं इन मुज़ाकरात की बात करूं उमर, तो 5 दिसंबर को 2024 को ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं, और फिर इनसे मांगा जाता है कि रिटर्न में हमें दें, जो भी आपके मुतालबात हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, वो रिटर्न में दें। और मिड ऑफ जनवरी जाकर वो हमें वो मुतालबात दिए जाते हैं, और हमें ये कहा जाता है कि जी आप जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इन मुतालबात पे हमें रिस्पॉन्ड करें। वो तो कह रहे थे कि अगले दिन कमीशन बनाएंगे और ये सब कुछ करें। और आज 23 जनवरी है। अभी जो डेडलाइन उन्होंने दी थी, जो हमें कहा था कि 7 वर्किंग डेज, वो 28 जनवरी बनता था। तो मुझे नहीं समझ आई, इन्होंने अगर यू टर्न ही लेना था तो 28 जनवरी के बाद ले लेते, लेकिन उसका भी वेट नहीं किया गया। और एज यूजुअल इस पार्टी का एक वतीरा ही रहा है कि इसे यू टर्न लेने की इतनी आदत है कि और देखें उमर, जो मुज़ाकरात है उसकी जरूरत जो है वो इनको ज्यादा है। हुकूमत अपना काम कर रही है, हुकूमत को अवाम ने चुना है और वो काम करने के लिए ही चुना है और वो काम कर रही है। इनकी तरह हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहे, हम तो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, इन्हीं की फेवर में थी वो मुज़ाकरात कि इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये सियासी जमात तो है नहीं, फिर सियासी जमातें जो होती हैं वही मुज़ाकरात करती हैं। और एक और बात जरूर करूंगी उमर, के जो आमरीत और जमहूरियत के अंदर जो फर्क है वो मुज़ाकरात का है, क्योंकि आमरीत में मुज़ाकरात नहीं होते और जमहूरियत में मुज़ाकरात ही होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती इस सियासी, अगर पहली बात तो ये सियासी पार्टी नहीं है, लेकिन अगर अपने आपको पार्टी कहती है और ये अपने मुंह से अपने आप को सियासी कहते हैं, तो फिर इनको कोई समझाए भी कि जो सियासी पार्टीज होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं। ये इंतशारी पार्टी का जरूर तर्ज अमल है, ये सियासी पार्टियों का तर्ज अमल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा किरण डार साहिबा, इरफान सदीकी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात का ख़त्म होना अफसोसनाक है। हुकूमती कमेटी की जो मशावरत है वो जारी है, यानी हुकूमत की जानिब से तो ऑफर की जा रही है कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन पीटीआई जो है वो मानने को तैयार नहीं। वही तो मैं आपको यही तो बात कर रही हूँ कि उनको यू टर्न लेने की आदत है, और अभी तक हम काम कर रहे हैं। ये तो आज इन्होंने मिले हैं
अपने बानी से, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जी हम इन मुज़ाकरात को ख़त्म करें, लेकिन हम जो हुकूमती जो कमेटी है वो इससे भी काम कर रही है, वो अपना काम मुकम्मल करेगी। ये तो उनकी तरफ से है। तो अल्लाह इनको, मैं और आप मेरे ख्याल से यही बात कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे कि मुज़ाकरात जो है वो इनकी ज़रूरत है। और ये पाकिस्तान, ये देखें, ये दौड़ चढ़ते हैं इस्लामाबाद की तरफ, ये अपने सूबों को देखें, एक सूबे में इनकी हुकूमत है, ये उसके ऊपर काम करें। इन्होंने मुझे बताएं 3.5 सालों में, पिछले 3.5 सालों में क्या किया है, सवाए गाली गलौज की, और क्या किया। और आज भी आपको याद होगा जब हम ऑपोजिशन में थे तब हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, जब हम मुस्लिम लीग नून जो है हुकूमत में है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, हमने तब भी चार्टर्स की बात की इकोनॉमी की, और आज भी हम इसी यही बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा आज असेंबली में क्या हुआ, ये 12वां इजलास जो इस वक्त असेंबली का चल रहा है, जो आज प्रोवोक हुआ है, आज वो इजलास खत्म हुआ है, मुझे कोई एक दिन बता दें जिस दिन उन्होंने वो मैं आपके चैनल पे क्या आवाजें निकालूं जो ये आवाजें वहां से निकाल रहे होते हैं। नारेबाजी तो ये कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो आवाजें निकाल रहे होते हैं वो आपके चैनल ने मुझसे बेहतर तरीके से लोगों को दिखाया होगा। ये, और यकीन करें उमर, असेंबली के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से, हरीपुर से, आज हरीपुर से स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो असेंबली में आके क्या देख रहे हैं कि ये ऐवान में बैठे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह मकामात से जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर अगर आए हुए थे कौमी असम्बली में, तो वो वाकई क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो इनकी एक आदत है। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही अगर बात की जाए तो उनकी अवाम की गुफ्तगू भी अगर सुने तो वो खुद कहते हुए नजर आते कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो तो अवाम के लिए कुछ नहीं करी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हुए उनका यही कहना है कि वो मुल्क की मैशत के लिए बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी, आपका भी मैंने प्रोग्राम देखा उमर, जो आपने केपीके में जाके किया, और बाय चांस मैं भी कुछ अर्सा पहले जो है वो केपीके गई, तो मैंने वहां पर बस, ये मेट्रो बस देखी। यकीन करें जब मैंने मेट्रो बस देखी तो मैंने इनसे सवाल किया कि जब हमने लाहौर में मेट्रो बस बनाई थी तो आप उसको जंगला बस कह रहे थे, तो आज, और आप यकीन करें आप वहां पर गए, आपने देखी होगी जो मेट्रो बस है उसको, जिस तरह लाहौर में जिस तरह हमारी बस है मेट्रो बस, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है। तो मैंने उनसे तंजीर लहजे में कह दिया, जो भी आप समझ ले, मैंने उनसे कहा जी आपने वहां पे तो उसको जंगला बस की थी, तो यहाँ पे भी आपने जंगला जो है वो लोहे का ही लगाया है, काश आप कुछ और लगा देते ताकि जिस आपने हमारी बस जरूरत होती है ना। लेकिन बिल्कुल देखिए, अवाम भी देख रही है उमर, अवाम भी देख रही है किस सूबे में काम हो रहा है, किस सूबे में काम नहीं हो रहा है। केटीके में हम गए, मैंने वहां पर देखा, मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आया वहां पर। हम तो खवातीन के ऊपर भी बहुत काम कर रहे होते हैं, मैंने खवातीन के ऊपर भी देखा कि वहां पर तो खवातीन को पढ़ने की इजाजत नहीं है, और कोई जो हुकूमत है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण डार साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। सलमान गनी साहब, आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, जिस तरीके से अभी इन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि आज इस्लामाबाद में भी जब इजलास जारी था तो एक बदतमीजी का माहौल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाता है, और फिर मुज़ाकरात पे फिर एक दफ़ा यू टर्न ले गई है पाकिस्तान देखिए तहरीक। उमर, मैं तो बतौर जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि डायलॉग होने चाहिए जी, और इसी जज्बे के तहत ये डायलॉग का अमल शुरू हुआ था। और जमहूरी मुल्कों और माशरों के अंदर जो अहले सियासत होते हैं वो कौमी और अवामी मसाइल का हल बैठ कर निकालते हैं। उनकी पार्लियामेंट के अंदर जब सियासतदान सर जोड़ के बैठे होते हैं तो वहाँ के अवाम समझते हैं कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। ये मुज़ाकराती अमल ख़ुद PTI के कहने पे शुरू हुआ था, और ये उस वक़्त शुरू हुआ था जब वो अपनी एहतजाजी सियासत और जारहाना तर्ज अमल का भरपूर मुज़ाहरा कर चुके थे, अपने तमाम ऑप्शंस को भरूए कार ला चुके थे। और नवंबर का महीना इस हवाले से बड़ा अहम है पाकिस्तान के अंदर तनाव टकराव के हवाले से। फिर 5 दिसंबर को जब उन्होंने ख़ुद को एक बंद गली में महबूस पाया तो फिर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, कमेटी बनाई, और फिर जवाबन हुकूमत ने भी कमेटी बनाई। चूँकि कोई भी जमहूरी हुकूमत डायलॉग से कभी गुरेज़ा नहीं होती। और मैं आपको याद करवाता चलूँ कि आज से चंद हफ्ते पहले ख़ुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फोरम पर बड़ी संजीदा पेशकश की थी और नाम लेके कहा था कि अगर आपके चेयरमैन को जेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके मुकदमात हैं, तो मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ।
तो जवाबन जो उमर अयूब साहब का रद्द-ए-अमल था वो सियासी नहीं था। ठीक। और मुझे याद पड़ता है कि लास्ट संडे मेरी खुद, चूँकि उस दिन उनकी मुलाकात हुई थी अपने पार्टी लीडर नवाज शरीफ साहब से जाती उम्रा में जी। उस मुलाकात के फौरी बाद मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा यकसू और संजीदा पाया और उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर ने हदायत दी है कि जी आपने मुज़ाकराती अमल जारी रखना है, जी। रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना जिससे पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी शुबा में की जाने वाली इस्लाहात हैं और सियासी सिस्टम इससे मुतासर ना हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी गुरेजा नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अच्छे और मौसर अंदाज में ये बात की है। देखिए, मैंने दोनों गुफ्तगू सुनी है, बैरिस्टर गौहर की भी सुनी है और आपको याद होगा कि मैं बैरिस्टर गौहर की हमेशा तारीफ करता हूँ इसलिए कि वो एक संजीदा आदमी है, वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो मुज़ाकरात के हामी थे। आज उन्होंने जेल से बाहर आके कहा है, देखें आज अगर से उनके यहाँ ये 7वां रोज़ है तो 7वां रोज़ आप दोपहर के वक्त आके कह रहे हैं कि जी हम ये तोड़ रहे हैं। दरअसल ये एक ख़ास माइंडसेट है। मैं मुनासिब तो नहीं समझता लेकिन मैं आपको बता दूं, हर पार्टी की ना कोई पहचान होती है। जी। पीटीआई की पहचान चूंकि हम लोग उसने देख रहे हैं 20-25 साल से, उनकी पहचान है जारहाना तर्ज-ए-अमल और एहतजाजी सियासत। लेकिन वो ये तर्ज-ए-अमल अख्तियार करते हुए अब ये भूल जाते हैं कि माजी के अंदर उनका जारहाना तर्ज-ए-अमल और एहतजाजी सियासत नतीजा खेज होती थी। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, इसलिए कि उनको थपकी भी हासिल थी, उनको इशारे भी हासिल होते थे और बाज़ लोगों की तईद भी हासिल होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है। और जब वो एक बात कर रहे हैं कि जी हमने 7 दिन के अंदर कहा था जवाब दें, तो जनाब जब हुकूमत ने आपसे कहा था कि आप अपने जो मुतालबात हैं वो लिख के दें, उसमें तो आपने 3 हफ्ते लगा दिए। 3-4 हफ्तों के बाद आपने लिख दिया। सर बात हो रही है तो उसमें तहम्मुल मिजाजी का सामना करना। जब आप मुज़ाकरात करते हैं, हम माजी के अंदर, मैं तो अपनी लाइफ में मुझे याद है जब पीएनए और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात थे, हम तो वो भी देखते रहे कि आप मुज़ाकरात के अंदर सियासी तर्ज-ए-अमल अख्तियार करते हैं। और मैं ये बात आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये जो अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे बहुत संजीदा थे, इसमें दोनों के अफ्रीकन के बीच में, लेकिन ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। वो ठीक कहा था उस वक्त भी इरफान सिद्दीकी साहब ने कि आप तो पसे पर्दा मुज़ाकरात पे दिलचस्पी रखते थे। तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात 2-3 जगहों पे नहीं होते, मुज़ाकरात एक जगह पे होते हैं। दरअसल ये हमेशा से पसे पर्दा मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सिपा सालार ने आपसे जो मुलाकात की थी वो दरअसल दहशतगर्दी के सद्देबाब के हवाले से अपनी हिकमत अमली और ख़ास तौर पे आपको एतमाद में लेने के लिए थी। पेशावर में उन्होंने दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से भी बातचीत की। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े इशूज़ जो हैं, एक मुआशी चैलेंज है, दूसरा दहशतगर्दी का सद्देबाब है। और दहशतगर्दी के रुझान के हवाले से ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपका दुश्मन इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस रुझान को परवान चढ़ाने की कोशिश करता है कि उसको ये पता है कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से संजीदगी से टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गया है। बिल्कुल ठीक। तो बात यह कि ये जब मुज़ाकरात होते हैं तो ये इश्यूज पे होते हैं, कौमी इश्यूज होते हैं, मुआशी चैलेंज है, दहशतगर्दी का सद्देबाब है और सियासी इत्तफाक़े राय है। देखें, मैं नहीं समझता कि वो एक पोलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पोलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल तर्जुमा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये बैरिस्टर गौहर या उनकी पार्टी जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशों और काविशों पे कौन असरअंदाज हुआ है? वो बानी पीटीआई जिन्होंने अंदर से बैठ के, वो असल में डिक्टेशन देने के आदी है शुरू से। हम उन्हें जानते हैं, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जानते हैं, उनका तर्जुमा भी जानते हैं। असल में उन्होंने कभी भी सियासी डायलॉग नहीं किया। सियासी डायलॉग या मुफाहमत का अमल उनकी पहचान नहीं है। वो जारहाना तर्जुमा अख्तियार करते हैं। वो ये समझते हैं कि हर काम लॉन्ग मार्च के जरिए निकल सकता है, धरनों के जरिए निकल सकता है। अब पाकिस्तान ने अगर आगे की तरफ बढ़ना है तो मेच्योरिटी लानी पड़ेगी। ठीक। और आप हमेशा पाकिस्तान के देखें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जुम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी एहतजाजी सियासत का क्यों हिस्सा नहीं बने? अचकज़ई साहब क्यों नहीं आ रहे हो सारे मामले में? सिर्फ आप इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने का रुझान क्यों आम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो दिन गए कि जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करनी है वो आइन, कानून और रियासत के ताबे होगी। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात उजलत में कर दी है।
मैं अभी भी इस ऑप्शन को खारिज अज़ इम्कान नहीं समझता कि वो दोबारा फिर मुज़ाकराती अमल में आएंगे, और अगर नहीं आएंगे कोई और रवश इख्तियार करेंगे, मेरा ख्याल फिर वो बहुत दूर चले जाएंगे, फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। वापसी मुमकिन नहीं होगी मियां सैफुर रहमान साहब। और बात तो दुरुस्त है कि जब गुफ्तगू ही जो है वो मसाइल का हल होती है डायलॉग के जरिए, और एक बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो हुकूमत की जानिब से भी जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। लेकिन दुनिया में देखें जी बड़े बड़े मसाइल होते हैं। आप आयरलैंड का मसला देखें, शिन फेन जो बहुत बड़ी खूनखार तंजीम थी, उनका बहरहाल मुज़ाकरात से मसाइल हल हुए। तो मेरा मतलब ये तो दो सियासी जमातें हैं ना, देखा जाए तो सियासी दड़े हैं। अगर इनमें आपस में मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो फिर सियासत कहते किसको है? सियासत तो बाहमी एतमाद को कहते हैं, बाहमी टॉलरेंस को कहते हैं, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त का नाम है। सियासत तो इसी का नाम है। अदरवाइज तो फिर आप एक गैर जमहूरी निज़ाम वज़ा कर दें और उसके तहत चलते जाएं। फिर आप तनकीद करते हैं जी यहाँ मरूसी सियासत है, तो यहाँ तो शख्सी सियासत है जी। मैंने अभी कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने कहा जी मुज़ाकराती टीम, मैं कहा जी मुज़ाकराती टीम के पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है जी। यानी मुज़ाकराती टीम भले जैसे भी बात की बैरिस्टर गौहर या जो भी उनमें लोग अगर मैच्योरिटी का मुजाहरा कर भी लें और वो समझें कि जी मुज़ाकरात का नतीजा खेज होना अच्छा है मुल्क व कौम के लिए, सियासत के लिए, रियासत के लिए, तो वो बानी उस पर भी जेलस हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये तो मुझे, ये पॉइंट भी बड़ा वैलिड है वैसे। वो तो मेरे ऊपर ये आ रहे हैं, यानी कि मुझे डिक्टेशन दे रहे हैं, और वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करते। लेकिन ये जो शख्सी सियासत है ना, अभी हमने शख्सी सियासत बांग्लादेश में भी पिछले दिनों देखी जी। तो शख्सी सियासत जो है ये मरूसी से भी खतरनाक है जी। ये तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे एक सियासी आमरीत है, ठीक, तो जिसमें आप इसी वजह से जब आप समझते हैं कि आप मशावरत के कायल नहीं है, आप किसी को खातर में नहीं लाते, तो एक फर्द कितना भी वो ज़हीन हो, कितना भी बड़ा रस्तू हो, वो फैसले करने में फाल्टर कर सकता है, गलती कर सकता है। तो ये मशावरत का जो सिस्टम है यही बेहतरीन सिस्टम है, और जिसमें दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए उसके मुताबिक फैसले किए जाएं, और मुज़ाकरात भी इसी चीज़ का इनाम है। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो वैसे तो मुझे भी ये उम्मीद लग रही है जैसे सलमान भाई कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अब भी मुझे लग रहा है कि इसमें स्पेस मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उनका तर्ज अमल बजाते खुद उनका जो मिजाज है वो इस चीज़ का वो कायल नहीं है इन चीज़ों। ठीक, बिल्कुल। इसमें एक बात थोड़ी सी मैं और बता दूं, देखें मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होता है, माहौल तारी हुआ था जी। और ये बात अच्छी नहीं होती कि जब मुज़ाकराती अमल चल रहा हो और एकदम आपस में बैठे हो, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो तर्ज अमल और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है वो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। बात है कि आप इसका मतलब यकसू और संजीदा नहीं है, और जो सियासी मसाइल है उनका हल हमेशा डायलॉग के जरिए निकलता है। मैंने इसीलिए ये बात कही है कि जो सियासतदान होगा, देखें सियासतदान कौन होता है, वो अपने सियासी तर्ज अमल की बुनियाद पे होता है, वो जमहूरी तर्ज अमल अख्तियार करता हुआ मसाइल का सियासी हल निकालता है। बिल्कुल। आज सर कौमी असम्बली में पीका एक्ट मंजूर हो गया, ऐवान में जो तरमीमी बिल है वो वफाकी वजीर राना तनवीर साहब ने पेश किया था, क्या कहेंगे इस एक्ट के? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग आज़ाद जर्नलिस्ट हैं जी, और जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में जब PBA से मुलाकात का जिक्र किया था कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर अपनी जमहूरियत को आज़ादी सहाफ़त के साथ मुंसलिक करार देते हैं, तो बात है कि ये हमें खुद भी सोचना चाहिए कि आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स झूठी खबरों के जरिए पाकिस्तान की मईशत पर, मुआशरत पर, सियासत पर, झूठी खबरों से असर पड़ता है, कोई पाकिस्तान की साख पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, तो ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक बात उमर कहना जरूरी समझता हूँ कि एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए जब आप इस तरह की कानून साजी करते हैं तो फिर आप जो सहाफ़ियों की तंजीमें उन्हें एतमाद में लेने में कोई ऐसी आर नहीं थी। सिर्फ इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जो लोग आज इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं ना, वो इस बात के तो 100% हामी है कि कोई गलत खबर नहीं होनी चाहिए, ऐसी खबर नहीं होनी चाहिए जो रियासत के मफाद में ना हो, ऐसी खबर या ऐसा तर्ज अमल या ऐसा तजिया नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की या पाकिस्तान के किसी अदारे की साख को नुकसान पहुंचता हो। बात यह कि हमारे अंदर भी देखें, हम लोग सैफ साहब भी बहुत बेहतर जानते हैं, हमारे अंदर भी एक एडिटोरियल चेक मौजूद है हमारे अदारों में, हम लोग जवाबदेह हैं, हम लोग अपने अदारों को जवाबदेह हैं यहाँ बैठे हुए। लेकिन ये जो मादर पितर आज़ादी का तर्ज अमल है ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन अफवाज मौजूद थी तो वहां पर जब अमेरिकी फौजी जहन्नुम हासिल होते थे तो अमेरिकी मीडिया कभी से रिपोर्ट नहीं करता था। कुछ चीजें हमें भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। हमारी सहाफत जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियत के साथ, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अमल के साथ वाबस्ता होनी चाहिए। और इसमें कतगन की जो बात है,
देखें, जैसे मैं दोबारा फिर ये बात कहूंगा कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सहाफत को चौथा सतून कह रहे हैं, जी। एक जमहूरी हुकूमत मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसमें आप सहाफियों की तंजीमों को एतमाद में लेकर कोई कानून साजी करते तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल ठीक सर, पीक एक्ट के हवाले से जी, क्या जी। कहेंगे? और ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए- सर फेक न्यूज हम देखते हैं अक्सर देखिए, फेक न्यूज का बहुत नुकसान होता है। एक मिसाल है, हमारे पास बहुत सी खबरें आती हैं, जी। हमारे पास ऐसी भी खबरें आती रही कि जब स्वात ऑपरेशन था तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो थोड़े से वो वल्नरेबल थे, एक सिचुएशन थी। लेकिन हमने ऐसी खबरें और बहुत सी सेंसिटिव बेशुमार सर, खबरें, सबसे पहले जैसे भी बात पाकिस्तान की है ना गई, सर, सबसे पहले एडिटोरियल पाकिस्तान चेक की वजह से, गेट कीपिंग की वजह से कुछ हमने खुद एज रिपोर्टर्स भी फाइल नहीं की, कुछ हमें बाकायदा इदारे की तरफ से कहा गया कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। साहब, हमारी ऐसी सहाफती तरबियत ही ऐसी होती है। हमारी नहीं, ये तो तरबियत है ना सर, ये तो बेशुमार तरबियत है। खबरें देखिए होती कोई हैं। भी अब मैं खबर आपको एक मिसाल देता हूँ, जी सर। सोशल मीडिया किस हवाले से खतरनाक है? मजहबी मुनाफरत, जी। फिरका वारियत, जी। अच्छा, मुल्क की सलामती के ऊपर भी बड़ी चीजें आती हैं। एक देखिए, भारत का जो मीडिया है वो बाज़ औक़ात एंटी पाकिस्तान वो बम्बार्डमेंट कर रहा होता है। जी। एक खबर चली कि IAEA का पाकिस्तान में एक वफ्द आया जो रूटीन की एग्जामिनेशन होती है जी। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, उसके उन्होंने कहा जी आगे वो तो पाकिस्तान का प्रोग्राम ही लपेट के ले गए। मतलब और फेक न्यूज उसको हमारे यूट्यूबर्स ने, हमारे सोशल मीडिया ने इस तरह मजे ले लेके सर, तो इनके पेश खिलाफ किया। कार्रवाई होनी नहीं चाहिए सलमान सर? तो मैंने कहा कि ये तो मुल्क की सलामती को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एक मिसाल मियां साहब ने दी, एक मिसाल में आपको प्लीज सर। पाकिस्तान के अंदर एक गैर मुल्की एयरलाइन का ऑपरेशन जारी था। हमारे यहाँ एक साहब ने सोशल मीडिया पे ये खबर उड़ा दी अपने सियासी मफादात के लिए कि जी उस एयरलाइन ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। जी। आप देखें कि उस एयरलाइन के साथ क्या कुछ हुआ होगा कि दूसरे दिन उन्हें वजाहत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमने ना सिर्फ ये कि ऑपरेशन बंद नहीं किया, हम तो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। तो बात ये कि देखें सर, जब आप मीडिया के रोल की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का मीडिया है, बिल्कुल ठीक। और सर, पाकिस्तान सबसे के पहले मफादात पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। देखें, आप जो बात कहना चाहते हैं, झूठी खबर, ये सिर्फ इसके पीछे लाजमी कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं, किसी को अनासिर को फायदा पहुंचाना propaganda, होता है। बिल्कुल ठीक कह देखिए, रहे हैं। अफराद की बात तक तो ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक खतरनाक रुझान है सोशल मीडिया के हवाले से, और फिर उसके ट्रेंड बना पीछे- दिए जाते हैं, उसके सर, फिर एक- पीछे करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आपका दुश्मन भी इसके पीछे है, और दुश्मन जहां पर उन्हें सहूलतकार भी मिल गए, यहाँ पर रियासत, रियासती इदारों और खुद पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इस तरह की खबरें दी जाती हैं कि ये चलता हुआ सिस्टम डामाडोल हो। मेरा ख्याल है कि ये बात जैसे मैंने पहले कही है कि मुनासिब यही था कि पाकिस्तान की सहाफती अंजुमनों को भी इत्मीनान में लिया जाता तो ज्यादा मौसर अंदाज में ये कानून साजी होनी चाहिए थी, और ये नतीजा सर, इधर ही तो भी एक होगी। करेंगे, एक खबर बड़ी अहम है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज काफी मुतहरिक हैं, आए रोज कोई ना कोई नए मंसूबों का इफ्तिताह भी कर रही होती है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में भी अब काफी काम करें, होनहार स्कॉलरशिप्स की बात करें। लेकिन आज बड़ी अहम मुलाकात, क्योंकि बलूचिस्तान के स्टूडेंट से मुलाकात देखिए हुई उमर, सर, आपको- उनको सैर भी करवाई गई और लैपटॉप दिए। ये लैपटॉप आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने? बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा संजीदा हूँ, इसलिए कि वो रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और वो गवादर की बंदरगाह और गवादर की एयरपोर्ट और सी पैक के मंसूबों के हवाले से वो पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है। अब ये है कि इससे पहले आपको याद होगा कि खुद शहबाज शरीफ साहब भी ये काम करते रहे। मरियम नवाज साहिबा ने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को लाहौर बुलाकर सैर करवाई है और उन्होंने बलूचिस्तान के तलबा के साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया है, ये दरअसल पाकिस्तानियत है। और बलूचिस्तान के अंदर हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी था और है, लेकिन इससे एहसास महरूमी का जिम्मेदार कोई और सूबा नहीं है। इस्लामाबाद हमेशा बलूचिस्तान के साथ खड़ा होता है। बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर भी बने, बलूचिस्तान से चीफ मिनिस्टर्स भी बनते हैं, बलूचिस्तान के लिए अरबों खरबों की इमदाद भी होती है। लेकिन ये बात बलूचिस्तान की नई नस्ल को, बलूचिस्तान के अवाम को, उनके लिए लम्हा फिक्री है कि क्या वजह है कि ये जो तरक्की और खुशहाली का अमल जो है वो उसके असरात वहां पर बलूचिस्तान के अवाम पर क्यों नजर नहीं आते। मैं समझता हूं ये एक जेस्चर था जो पंजाब की सतह पर पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने दिया है। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बड़े टची हैं। सबसे पहला विजिट आपको याद होगा वजीर आज़म बनने के बाद, सोलर का सबसे पहले उन्होंने ऐलान बलूचिस्तान के अंदर जाके किया, और बलूचिस्तान के हवाले से उनके ख्यालात जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानियत के आइनादार हैं।
बलूचिस्तान के अंदर खुशहाली का अमल शुरू है। मैं आपको बताऊं, आने वाले 10 साल के अंदर बलूचिस्तान जिस स्पिरिट से सी पैक पर काम हो रहा है, आपका ग्वादर की बंदरगाह फाल है, ग्वादर का एयरपोर्ट बन गया है, तो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल को तालीम तरबियत देनी चाहिए, आईटी से हम करना चाहिए, और ये बुनियादी तौर पे काम सूबों का होता है। लिहाजा पहले मरले पे बलूचिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अपने नौजवान नस्ल के अंदर एहसास महरूमी का खात्मा, उनकी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त और उनके लिए रोज़गार की फराहमी। देखें, असल बात है रोज़गार की फराहमी, और रोज़गार की फराहमी जो होती है वो मुआशी सूरत हाल के साथ मुंसलिक होती है। मुईशत जूं जूं तरक्की करती जाती है, रोज़गार खुद निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा ज़हीन है। मैं आपको एक हवाला देता चलूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जो हैं वो बलूचिस्तान के कस्बे से तल्लुक़ रखती हैं। इसका मतलब कि बलूचिस्तान के नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो है वो ज़हीन है, वो काबिल है, वो जद्दोजहद करना चाहती हैं, तो उनको सिर्फ मौके देने की ज़रूरत है, वो आपको पीछे छोड़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मौके देने के हवाले से अगर बात करें तो मुझे याद है बतौर रिपोर्टर एक सहाफ़ी मुझे बलूचिस्तान गवादर के इलाके से स्टूडेंट्स आए और उन तलबा ने, वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद है बड़े सख्त सवालात उन स्टूडेंट्स ने जो गवादर से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने पूछे, और शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने बड़े एहसन तरीके से उनके जो है वो जवाबात दिए, और उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद पहला दौरा भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का किया। तो बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान के हवाले से, और बल्कि जो आप जैसे मरियम साहिबा ने किया ना कि यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स को लैपटॉप वगैरह दिए हैं और उनको बड़ा सराहाया और सैर वगैरह कराई है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो बाकायदा उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स और उनको बाहर के मुल्कों की जैसे बाकी बच्चों को भिजवाते थे ऑक्सफोर्ड वगैरह या जाके ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे, उसमें बलूचिस्तान के भी स्टूडेंट्स थे। और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को यहाँ तक भी उन्होंने ऑफर की थी कि आप यहाँ पे जिस तरह की भी तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको कोई रुकावट है तो पंजाब गवर्नमेंट उसको फंडिंग करेगी। तो ये बड़े अच्छी स्कीम्स चल रही थी। देखें, एजुकेशन के बारे में बाहर के ममालिक की जो तरक्की है वो तो कहते हैं नॉलेज इज पावर, तो एजुकेशन जो एम्पावरमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका है। और जो निगलेक्टेड लोग हैं वहाँ पे, जो महरूम तबकात हैं, महरूमी भी खैर उसकी वजह कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन करने वाली क्लासेज हैं उनके दरमियान में हायल हैं। वफाक ने यकीनन उनके साथ बहुत वफा निभाई है, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। लेकिन अब यह है कि हुकूमत मरकज भी और हमारा पंजाब भी बिलखुसूस जो सबसे बड़ा सूबा है वो इस बात पे फोकस्ड है बिल्कुल। और आपको पता होगा कि आर्मी ने भी वहाँ पे स्कूल वो टेक्निकल एजुकेशन के बनाए जिसमें बलोच स्टूडेंट्स को बाकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी गई और तरबियत भी दी गई। और उसमें अब आपको बैरिक एंड गोल्ड का ये जो अब रिकोडिक में गवर्नमेंट ने बकायदा इसको रिवाइव किया है, इसमें तकरीबन 25,000 जॉब्स जो हैं उसमें रिकोडिक में मिलेंगे जो बलूचिस्तान के लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बलूचिस्तान को? ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी एक हवाले से फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट यकसू नज़र आते हैं ना, वो नौजवान नस्ल है, इसलिए कि ये आपका सियासी मुस्तकबिल है। इकबाल को हम नौजवानों का शायर इसलिए कहते हैं कि वो ये समझते थे, वो शाहीन के साथ जो तशबीह देते थे कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बात यह कि अगर आप अपनी नौजवान नस्ल के अंदर मुल्क को कौम क्या जज्बा पैदा करने में कामयाब होते हैं, उन्हें तालीम की तरफ राग़िब करते हैं, आज की बड़ी ज़रूरत जो है एक पाकिस्तानी इंजीनियर है, एक पाकिस्तानी डॉक्टर है, एक पाकिस्तानी साइंसदान है, एक आईटी। और ये जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जानबूझकर एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर इनके अंदर नफरत पैदा की गई है, इनके अंदर रद्दअमल पैदा किया है। लिहाजा उसका इलाज मर्ज़ की तशख़ीस मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा भी कर चुकी हैं। इसकी मर्ज़ का इलाज ये है कि आपने अपनी नई नस्ल को तालीम याफ्ता करना है, उनको तालीम के लिए वसाइल मुहैया करने हैं। अगर हमारी हुकूमतें तालीम के लिए मुमकिन वसाइल नई नस्ल को फराहम करने में कामयाब हो जाएंगी तो मैं उमर आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज भी है, मजबूत भी है और रोशन भी है। बिल्कुल ठीक है सर, आज के दिन का पैगाम ही दे दें क्योंकि प्रोग्राम आखिरी फिक्रा यही है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल उस पर एतमाद करना चाहिए, उस पर एतबार करना चाहिए, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगी, लेकिन आपने उसे तालीम याफ्ता बनाना। बिल्कुल ठीक है। मियां सैफुर रहमान साहब, नौजवानों के हवाले जी मैं समझता हूँ कि मुझे तो नौजवानों से मैं समझता हूँ वो होप ऑफ आवर फ्यूचर है, बिल्कुल हमारे वो उम्मीद है उनसे और मेरा ख्याल है उनमें वो जज्बा भी है, जुनून भी है और एनर्जी भी है। उसको हुकूमत चूँकि हार्नेस कर रही है
और हम सब ने मिलजुल कर कलेक्टिवली इस मुल्क के लिए काम करना है और इसकी तकदीर बदलनी। ये हमारा मिशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात हुई, इस पर बात की गई। इसी तरीके से मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर भी बात की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई। आज के प्रोग्राम में जो सबसे अहम बात हुई वो एक नौजवानों के हवाले से हुई, क्योंकि यूथ ही पाकिस्तान का फ्यूचर है और फ्यूचर को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हों, वो जो है वो काफ़ी कंसर्न भी नज़र आ रहे हैं। उनको लैपटॉप दिए जा रहे हैं, होनहार स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, बस हमें अपनी सोच में ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है और हम जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जहां पर भी मौजूद हैं, हम सब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना अहम किरदार क्या अदा कर रहे हैं, ये हमें अपने आप से ही सवाल जरूर करना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।